रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। हम लोग पहले जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है। एलिमेंट रिएक्ट करता है स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कैसे होगा? ऑक्टेट को पूरा करके। ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ कि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वैलेंस शेल क्या हुआ बाबू? वैलेंस शेल हुआ किसी भी एलिमेंट का लास्ट शेल। किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट। ये ऑक्टेट क्यों पूरा करेगा? स्टेबल होने के लिए। तो जानते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू ऑब्टेन अ कंप्लीट फील्ड वैलेंस शेल। तो मेटल क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करके। क्यों? देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो KLm। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 1। तो इसका लास्ट शेल हुआ M। M में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, जो कि ज्यादा आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका जो M शेल है वो खत्म हो गया। बचा लास्ट शेल कौन? 8। L बचा। L में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जो क्या करेगा? मेटल्स लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल से, ताकि वो केटाइन बनाए और ऑक्टेट पूरा कर ले। ठीक है। जबकि नन मेटल, जैसे मान लीजिए हमारा क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो KLm। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल इसका M शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, लेगा तो 8 पूरा हो जाएगा। या तो ये 7 लूज करे, तो 7 लूज करना ज्यादा मुश्किल है 1 गेन करने से। तो मेटल क्या करेगा? नन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, गेन करके वो एनायन बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं। तो देखिए अभी Na में देखें आप लोग कि Na में 11 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन था। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 प्लस चार्ज। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस चार्ज आया। इस ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, लूज करेगा तो 1 देगा क्लोरीन को। क्लोरीन को 1 की जरूरत है तो वो ले लेगा 1 इससे। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग हुआ, एक रिश्ता हुआ। ठीक है, इस रिश्ते को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इस रिश्ते को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये दोनों मिल करके एक कंपाउंड बना लेगा NaCl। इस कंपाउंड को कहेंगे आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, वो रिएक्शन देखिए, Na प्लस Cl2 NaCl। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आयनिक कंपाउंड का। जैसे AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसमें क्या है? एल्युमिनियम मेटल है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। क्लोरीन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इस 3 क्लोरीन को एल्युमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, AlCl3 बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। सेम उसी तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर के कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। कैल्शियम का एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 20। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे KLmN। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, M में 8, N में 2। अब इसका लास्ट सेल N है,
N में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 लूज कर देगा, तो Ca2 प्लस चार्ज। और क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन इसके साथ अटैच होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक इधर एक इसको ट्रांसफर करेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बनेगा। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल नेचर, हमारे घर में टेबल सॉल्ट आता है जो नमक, NaCl होता है, वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, हार्ड, जनरली ब्रिटल होगा। वो जनरली कैसा होगा? ब्रिटल। उसको जब क्रश कीजिएगा तो वो चूर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जनरली हाई होता है। कैसे, क्यों हाई होगा? क्योंकि Na के पास प्लस चार्ज और Cl के पास माइनस चार्ज। इस चार्ज के वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये लोग कंपाउंड बनाया है। तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू large amount of energy is required to break inter-ionic attraction। सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो नमक देखते हैं पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल है, लेकिन किरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलेगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को नमक क्या पास कर लेगा? सॉलिड फॉर्म में नहीं पास करेगा। लेकिन ये जब अपने मोल्टेन स्टेट में आएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। इसको थोड़ा सा हमको मोल्टेन स्टेट में लाना पड़ेगा। इसके रिश्तों के बीच दरार लाना पड़ेगा। दरार लाने के लिए पानी डाल देंगे, ठीक है, पानी डाल देंगे तो ये घुल जाएगा। तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड देखा था, आयनिक बॉन्ड। अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो शेयरिंग करके बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब दो नॉन मेटल कंबाइन करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके बीच होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O बन रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के CH4 मीथेन बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है? मीथेन, ठीक है। देखिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इसके पास अपना 4 था, ये एक इसका, एक इसका, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, सबका ले करके शेयर करके ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। सेम उसी तरीके से ये हाइड्रोजन जो है कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, शेयर करके बनाएगा मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अकरेंस ऑफ मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी एक साइंस का ब्रांच है जो रिलेटेड है मेटल के प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन और प्यूरिफिकेशन से, ठीक है, जो इनको देखता है, इनको करता है। इस साइंस के ब्रांच को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स एलिमेंट या कंपाउंड है जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली तरीके से पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। ओर्स, ओर्स क्या होता है? वैसे मिनरल्स जिसमें किसी पर्टिकुलर मेटल्स का परसेंटेज काफी हाई हो, ठीक है, और उसमें से मेटल्स को निकाला जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो उसको ओर्स कहते हैं। दोज मिनरल्स which contain a very high percentage of particular metals and the metal can be extracted from it are called ores,
नेक्स्ट हमारा गैंग पार्टिकल्स इम्प्यूरिटीज है। इम्प्यूरिटीज जो ओर में मौजूद होगा, जैसे सैंड, सॉइल, डस्ट, इस फॉर्म में जो इम्प्यूरिटीज मौजूद होगा उसको हम लोग गैंग कहेंगे। इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सॉइल, डस्ट, etc। इनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, तो गैंग पार्टिकल्स का रिमूवल, ओर्स से गैंग पार्टिकल्स के रिमूवल के प्रोसेस को इनरिचमेंट कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर्स। एक्सट्रैक्शन के लिए मेटल को पहले 3 पार्ट में बांटा गया, ओर्स को 3। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सबसे पहले ओर्स को क्या किया गया, 3 पार्ट में बांटा गया। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उसका ओर्स, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। हम लोग पहले देखेंगे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। उनको मोल्टेन स्टेट में, कोई भी मेटल है निकालना है हमें, तो उनको मोल्टेन स्टेट में पहले ला दिया जाता है। लाने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल। ठीक है, इस फिगर की तरफ देखते हैं हम लोग। इस फिगर में क्या है, ये प्लस चार्ज है, बैटरी का ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज से एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसको एनोड कहते हैं। नेगेटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसको कैथोड कहते हैं। ये कैथोड हुआ हमारा। NaCl को मोल्टेन स्टेट में ले आए, तो मोल्टेन स्टेट में जैसा ही आया ये और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहा है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करेगा, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो सोडियम कैथोड के ऊपर में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया हम लोग। रिएक्शन देख लीजिए, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम मिल रहा है, एनोड पे क्लोरीन चला गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ आपका। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर नॉट reduced with reducing agent. These are extracted by electrolytic reduction from their molten state. अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो जनरली सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स में मिलेंगे। सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर में मिलेंगे। ठीक, ये ओर्स को सबसे पहले यहाँ पर मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट और में मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे। सल्फाइड और को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और कार्बोनेट और को हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, जिसको हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के वजह से रोस्टिंग कर देंगे तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से हम लोग रिड्यूस करके मेटल निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेटल्स, these metals usually present as sulfide ore or carbonate ore. It is easier to obtain metal from their oxides. फर्स्ट है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग, the sulfide ores are converted into metal oxides by heating strongly in presence of oxygen. एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड लिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, हीट, तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है। दूसरा फॉर्म है आपका मेटल कार्बोनेट ओर्स। मेटल कार्बोनेट्स ओर को भी हीट करेंगे लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल, जिंक कार्बोनेट, देखिए जिंक कार्बोनेट, इसको हीट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसीलिए कार्बोनेट में हम लोग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं। तो ZnO बना हमारा,
अब इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट किया, हमारा जिंक मेटल एक्सट्रैक्ट हुआ। अब आते हैं लो रिएक्टिविटी मेटल की तरफ। ठीक है, तो जो लो रिएक्टिव मेटल होगा इसको भी हम लोग पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जनरली सल्फाइड ओर में मिलेगा, सल्फाइड ओर में मिलेगा ये। ठीक है, ये भी तो सेम प्रोसेस है, सल्फाइड ओर को हीट कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखते हैं, एच जी मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी का जो ओर होता है उसको सीनेबार कहते हैं, सीनेबार, HgS। सीनेबार को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए तो हमारा HgO मिला, हीट किए, हीट। ठीक है, अब इसको फिर से हीट कर लेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया बाहर, मर्क्यूरी हमारा मिल गया। सेम उसी तरीके से कॉपर को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कॉपर सल्फाइड जो हमारा है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए। ठीक, तो ये क्या बन रहा है, CU2O बन रहा है। अब CU2O बनता जा रहा है और फिर अपने ही CU2S के साथ रिएक्शन करके कॉपर मेटल बन रहा है। ये रिएक्शन याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल वाइडली तौर पर किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर का, कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर जो इम्प्योर कॉपर है ना, उसको एनोड के साथ लगाएंगे। ये प्लस चार्ज हुआ बैटरी का, ये माइनस चार्ज हुआ, तो इसके साथ इलेक्ट्रोड लगा, इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। ये इलेक्ट्रोड हुआ आपका एनोड। ठीक है, यहाँ पर कौन क्या होगा, कॉपर होगा। कैसा कॉपर होगा, तो इम्प्योर, इम्प्योर होगा, इम्प्योर। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन लिए हुए हैं, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सल्फेट। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे, ये कॉपर Cu2 प्लस में ब्रेक करेगा। Cu2 प्लस में ब्रेक करेगा तो ये Cu2 प्लस चार्ज है, कहाँ जाके अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ। और जितना Cu2 प्लस इधर जाएगा कैथोड पर, उतना ही इम्प्योर कॉपर इसमें डिसॉल्व होता चला जाएगा, कॉपर सल्फेट में। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, ये फिर से Cu2 प्लस यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, यहाँ से इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा, ये मोटा हो जाएगा, कैथोड वाला क्या हो जाएगा, मोटा। यहाँ पर आपका कॉपर डिपॉजिट हो गया। When current pass through it, impure metal dissolve into electrolyte. An equivalent amount of pure metal from solution deposited at cathode. The insoluble impurities settle down at the bottom of anode, called it is mud. देखो यहाँ पर, अब ये इम्प्योर कॉपर था, तो इसके अंदर में इम्प्योरिटीज मौजूद था, तो वो इम्प्योरिटीज भी तो इस सॉल्यूशन में घुल रहा है ना, तो नीचे में है, नीचे में डिपॉजिट होता चला जाएगा। यहाँ पर डिपॉजिट हो गया इम्प्योरिटीज, इस इम्प्योरिटीज को कहते हैं मड, मड। रिएक्शन देख लीजिए एनोड पे और कैथोड पर। एनोड पे हमारा इम्प्योर कॉपर रहेगा, कैथोड पर प्योर कॉपर मिल जाएगा हम लोग को, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्योर कॉपर मिल गया। अब हम लोग लास्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोरोजन, जो कि है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, मेटल एयर और वेपर के कांटेक्ट में आने के बाद वो मेटल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, या कोई भी केमिकल उस पर लग गया तो मेटल को खत्म करने लगता है, खराब करने लगता है, तो उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। द ईटिंग अप ऑफ अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। सिल्वर देखें ब्लैक कलर का हो जाता है धीरे 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 धीरे, एयर के प्रेजेंस में आता है तो। ठीक है, एयर एक्सपोज होता है ज़्यादा तो। कॉपर रिएक्ट करेगा मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो एक ग्रीन कलर का कॉपर सल्फेट का कोट बना लेगा। ठीक है, कोट बना देगा, तो वो भी आपका कोरोजन ही है। रस्टिंग, आयरन के कोरोजन को एक अलग टर्म दिया गया, एक अलग टर्म से बताया जाता है जिसको रस्टिंग कहते हैं।
तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जब आयरन एक्सपोज होगा एयर में, ठीक है, तो उस पे एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाएगा, उस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को ही रस्ट कहा जाता है, ठीक है। उस रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। When iron exposed to air acquires a coating of brown substance called rust। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। अब इस रस्ट से बचने के लिए हम लोग कुछ प्रिवेंशन करते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, प्रिवेंशन करने के लिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं, या वायलिंग करेंगे, या ग्रीसिंग करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे, ठीक है, क्रोम प्लेटिंग करेंगे, एनोडाइजिंग करेंगे, मेकिंग एलॉयज या एलॉय बनाएंगे। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आयरन या स्टील के ऊपर में जिंक का एक लेयर, थिन लेयर चढ़ा दिया जाता है, थिन लेयर कोट कर दिया जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। एलॉय क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल का, दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का, ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जाम्पल्स ये सारे, आयरन, स्टील। स्टील देखिए किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? आयरन, निकेल, क्रोमियम। ब्रास, कॉपर और जिंक, याद रखेंगे ये दोनों एग्जाम में पूछते हैं। ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट होता है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी कुछ भला हो जाए। चलिए।